स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप साउथ अमेरिका में देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक बड़ा देश है वो है आपका ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रियो डी जेनेरियो से। ध्यान रखिएगा, ये आपका एक बहुत बड़ा शहर है, कोस्टल शहर है, लेकिन इसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया। खैर, यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो जो प्रेसिडेंट थे पिछले 4 साल से, बोल्सोनारो, कई बार आपने सुना होगा, इनफैक्ट पैंडेमिक के दौरान जो कोविड पैंडेमिक चल रहा था उसमें भी आपने देखा होगा काफी अच्छे बयान दिए थे उन्होंने भारत के बारे में कि भारत ने मदद की है कोविड वैक्सीन को लेकर। वो सब कुछ आपने कई बार सुना होगा, लेकिन लूला डी सिल्वा इन्होंने कम बैक किया है और ये बन गए हैं अब राष्ट्रपति। क्योंकि जो अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ है उसके अंदर जो लेफ्ट पार्टीज हैं, जो लेफ्ट के लीडर हैं लूला, उन्होंने हरा दिया है फार राइट लीडर बोल्सोनारो को। इसकी वजह से काफी बड़ा बदलाव होने वाला है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज यूपीएससी के अंदर एडमिशन लेने का आखिरी डेट है। जो हमारा आखिरी बैच है यूपीएससी फॉर द ईयर 2023, इसके अंदर आप एनरोल करा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव एंड यू विल गेट एवरीथिंग एट जस्ट ₹19,000। इसके अंदर आपको लाइव कोर्स, लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, साथ ही साथ मेंटरशिप भी मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लेफ्टिस्ट लीडर लूला डी सिल्वा, उन्होंने हरा दिया है जिनको शॉर्ट में लूला कहा जाता है, इन्होंने यहां पर हरा दिया है फार राइट लीडर जैर बोल्सोनारो को। कितने मार्जिन से? एक्चुअली वहां का अगर मैं आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बताऊं, अभी आपको डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन बेसिकली यहां पर क्या होता है कि डायरेक्ट फाइट होती है प्रेसिडेंट को लेकर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। तो यहां पर जैर बोल्सोनारो को जो वोट मिला था, परसेंटेज मिला था, इट वाज 49.1%, और जो लूला डी सिल्वा हैं उनको 50.9%। मतलब आप देख सकते हो बहुत ही थिन मार्जिन से यहां पर लूला डी सिल्वा जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि लूला डी सिल्वा ये 2 बार ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुके हैं ब्राजील के, और ये तीसरी बार रिटर्न होंगे। खैर, अगर हम ब्राजील के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो हर 4 साल में ये इलेक्शन होता है, 4 साल का एक टर्म होता है। और करंट में जो प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर जितने भी लोग प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने चाहते हैं तो उनको यहां पर डायरेक्ट फाइट करनी पड़ती है। तो मान के चलो सबसे पहला राउंड हुआ इलेक्शन का, ठीक है, और उसमें यहां पर 4 कैंडिडेट हैं, और 4 कैंडिडेट में अगर किसी को भी 50% से ज्यादा वोट मिल जाता है तो वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि 4 कैंडिडेट है, हो सकता है यहां पर किसी को 25% वोट मिले, हो सकता है किसी को 30% मिले, हो सकता है किसी को 45% मिले। तो यहां पर क्या है कि ये कंफ्यूजन हो सकती है। इसके लिए सेकेंड राउंड में जाता है। सेकेंड राउंड में क्या है कि जो टॉप 2 पर्सन होंगे पहले राउंड के, वो यहां पर दोबारा चुनाव लड़ते हैं और फिर से लोगों के द्वारा वोटिंग की जाती है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि सिर्फ 2 लोग फाइट कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो 50% से ऊपर निकल ही जाएगा। और इसी की वजह से यहां पर जो अभी करंट में हुआ है उसमें आप देखोगे तो पहला राउंड हुआ था 2 अक्टूबर को, उसमें जो लूला डी सिल्वा हैं उनको 48% वोट मिला था, 50% क्रॉस नहीं कर पाए थे, और बोल्सोनारो को 43% वोट मिला था। और इसी को देखते हुए यहां पर सेकेंड राउंड हुआ, लेकिन सेकेंड राउंड में आपने देख सकते हैं यहां पर कि लूला डी सिल्वा को 50.9% वोट मिला और जैर बोल्सोनारो को 49.1% वोट मिला। इसके अलावा आपको एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे यूएस के अंदर आपने देखा होगा जो भी प्रेसिडेंट होता है उसके साथ एक रनिंग मेट होता है जो कि ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। पहले क्या होता था कि ब्राजील के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का अलग से चुनाव होता था, लेकिन 1970s 80s के बाद से यहां पर प्रेसिडेंट के साथ ही जो पर्सन रहता है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब मैं अगर बात करूं लूला डी सिल्वा के बारे में तो आप देख सकते हैं 2 टर्म ऑलरेडी उन्होंने प्रेसिडेंट का सर्व किया हुआ है, 2003 से लेकर 2006 के बीच में, फिर 2007 से लेकर 2011 मतलब जस्ट स्टार्टिंग में ही 2010 के एंड में ही उनका टर्म खत्म हो गया था। लेकिन बताया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस पॉलिटिशियन है ब्राजील के अंदर, क्योंकि उनके दौरान उनका जो पूरा कार्यकाल रहा था उस समय ब्राजील की इकोनॉमी जो जीडीपी है वो काफी तेजी से ग्रो हुई थी। इसके साथ साथ क्योंकि वो लेफ्टिस्ट लीडर हैं, बहुत सारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम लाया गया था उनके द्वारा, यहां पर जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं उनको पॉवर्टी से बाहर निकाला गया था। एक प्रकार से आप कह सकते हैं ही इज अ कैरिस्मेटिक लीडर। और
बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां भी उनके पीछे हैं। बताया जाता है कि 10 साल की उम्र तक उनको ना तो पढ़ने आता था, ना तो लिखने आता था, और इनफैक्ट आगे चलकर जब उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की तो 5th क्लास तक ही वो पढ़ पाए थे। उनको छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनको फुल टाइम वर्क में जाना पड़ा। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। कई बार आपने सुना होगा, जैसे भारत में भी आप कई बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में सुनते हो, कुछ वैसा ही स्ट्रगल जो है लूला दा सिल्वा का भी आपको देखने को मिलेगा। एंड फाइनली 1986 में वो वहां की पार्लियामेंट में एंटर कर जाते हैं, और फाइनली जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल है वो 2002 के बाद से उनका पूरा हो जाता है। एंड 2010 में इसलिए उनको यहां पर हटना पड़ा था क्योंकि उस समय क्या होता था कि ब्राजील में 2 टर्म से ज्यादा अलाउड नहीं था कि कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, और इसीलिए उनको प्रेसिडेंट पद छोड़ना पड़ा था। क्योंकि बताया जाता है कि जब वो प्रेसिडेंट पद छोड़ रहे थे तब भी उनकी जो पॉपुलैरिटी है, अप्रूवल रेटिंग है, वो लगभग 90% के आसपास थी। तो जाहिर सी बात है अगर वो फिर से चुनाव लड़ते तो वो डेफिनेटली जीत जाते। इसके अलावा एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बैराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने यहां पर लूला दो सिल्वा को जो है सबसे पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन ऑन अर्थ ये भी बताया था। ये खुद बैराक ओबामा ने उस समय कहा था। फिर अगला जो दशक रहता है 2011 के बाद से लेकर 2020-21 का, ये बहुत ही ज्यादा ट्रबल वाला रहता है लूला दी सिल्वा के लिए, क्योंकि एक तो सबसे पहले उनको थ्रोट कैंसर हो जाता है, उससे वो जूझते हैं। उसके बाद जो उन्होंने अपना सक्सेसर अपॉइंट किया था दिल्मा रोसेफ का, आपने सुना होगा ब्राजील की जो प्रेसिडेंट थी दिल्मा रोसेफ, 2016 में उनको ऑफिस से हटा दिया जाता है, इंपीचमेंट करके ऑफिस से हटा दिया जाता है। और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि लूला दी सिल्वा जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए जाते हैं। बताया जाता है कि जो वहां की ऑयल जायंट है ब्राजील का, जैसे आपने सऊदी अरबिया का आपने अरामको सुना होगा, सऊदी अरामको, वैसे ही ब्राजील का वहां पर स्टेट रन ऑयल जायंट है पेट्रोब्रास। भारत का भी कुछ डील हुआ है अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा बीपीसीएल और अलग अलग कंपनीज के साथ। तो यहां पर जो पेट्रोब्रास है उसमें कुछ करप्शन के चार्जेस लूला के ऊपर लगाए गए थे, और 2018 से वो लगातार जेल में चले गए थे। और बताया जाता है कि 12 साल की उनको सजा सुनाई गई थी, लेकिन मार्च 2021 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो कन्विक्शन है उसको ओवरटर्न कर दिया, और इसी की वजह से वो जेल से बाहर आए और फाइनली वो अपना पॉलिटिकल लाइफ दोबारा शुरू किए, और अब आप देख सकते हो कि वापस से वो चुनाव जीत चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लूलाज रिटर्न का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इतना ज्यादा। देखो, अगर हम प्रेसिडेंट बोल्सोनारो की बात करें, जो अभी प्रेसिडेंट हैं, वो फार राइट प्लेटफॉर्म का एजेंडा चला रहे थे। बताया जा रहा था कि रिसेंटली जो कोविड-19 का मिसमैनेजमेंट हुआ उससे लोग काफी ज्यादा खफा हो गए थे, और एक और आपने हादसा सुना होगा जो अमेज़न फॉरेस्ट में आग लग गई थी, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफ हो रहा था। उसका भी एक बहुत बड़ा आरोप ब्राजील के ऊपर लाया गया कि ब्राजील इसको नेग्लेक्ट कर रहा है। इसके अलावा पिछले एक दशक में आप देखोगे ब्राजील के अंदर जो इकोनॉमी है वो काफी तेजी से, मतलब गिरी नहीं है, लेकिन एक प्रकार से यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपका कांस्टेंट रही है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो जीडीपी होती है हमारी वो लगातार ग्रो करनी चाहिए। तो यहां पर आप देखिए कि 2015-16 के बाद से जो ब्राजील की जीडीपी है पूरी, वो वहीं पर ठहर गई। मतलब 1.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ही वहां की जीडीपी आपको देखने को मिलेगी। उससे ऊपर नहीं जा रही थी, उससे नीचे नहीं जा रही थी, उसी के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट ब्राजील के अंदर आप देख सकते हो यहां पर काफी ज्यादा हाई पर चला गया है। ये पिछले आपको मैं 40-50 वर्षों का दिखा रहा हूं। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट होता है पिछले 10-12 सालों का, ये आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट लेवल पर चला गया है। मतलब कि जो डेट टू जीडीपी हम कहते हैं ना, वो एकदम हाईएस्ट लेवल पर चला गया है। तो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा था जिसकी वजह से बोल्सोनारो हार गए। बोल्सोनारो अभी जो इलेक्शन लड़ रहे थे उसमें वो कह रहे थे कि डीरेगुलेट करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लेकिन जो लूला डी सिल्वा हैं वो यहां पर कह रहे थे कि हम गरीब लोगों के लिए घर बनवाएंगे, खाना प्रोवाइड करेंगे, और जो लोग पैंडेमिक से इंपैक्ट हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं, उनको हम सहायता प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लैटिन अमेरिका है वहां पर एक पूरा लेफ्ट टर्न आपको देखने को मिलेगा। लैटिन अमेरिका जब मैं कहता हूं तो यूएसए के नीचे जो कंट्रीज आते हैं इसको लैटिन अमेरिका कहते हैं। मैक्सिको हो गया, जितने भी आप देश देख रहे हो, तो बताया जा रहा है कि
इस पूरे रीजन में लगभग 6 ऐसे देश हो गए हैं जो कि लेफ्ट की तरफ झुक गए हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, जब मैक्सिको में ओब्राडोर प्रेसिडेंट बने थे। ये मैक्सिको आप देख रहे हो यहां पर, इसके प्रेसिडेंट ओब्राडोर बने थे। इसके अलावा यहां पर चिली में भी वैसा ही हुआ, फिर 2019 में अर्जेंटीना में हुआ, पेरू के अंदर, कोलंबिया के अंदर, वहां पर लेफ्ट सरकार आपको देखने को मिलेगी। और अब ब्राजील में, जो कि एक सबसे बड़ा देश है यहां पर इस पूरे रीजन में, वहां पर भी लेफ्ट की सरकार आ गई है। क्वेश्चन आपके मन में यह भी आ सकता है कि इसका भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेट मी टेल यू कि जब पिछले 2 कार्यकाल में लूला प्रेसिडेंट थे ब्राजील के, तब उनका एक बहुत ही अच्छा रिलेशंस था भारत के साथ। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2004 में एज अ चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे परेड वो आए थे। फिर 2007 और 2008 में भी वो रिपब्लिक डे के परेड में आए थे। हमारी तरफ से आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 2006 और 2010 में विजिट किए थे। प्रतिभा पाटिल भी 2008 में गई थी। इनफैक्ट जब पहला समिट हुआ था, ब्रिक्स समिट, याद रखिएगा 2009 में, जो आज हम ब्रिक्स कहते हैं ना, वो पहले ब्रिक्स नहीं था, वो सिर्फ ब्रिक था, क्योंकि साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं हुआ करता था। फिर 2010 में जाकर साउथ अफ्रीका भी इसका पार्ट बन गया और इसीलिए हम इसको अब ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ब्रिक का जो पहला समिट हुआ था, उस समय प्रेसिडेंट भी लूला थे और भारत के साथ काफी अच्छा रिलेशन था। अभी भी बताया जा रहा है कि लूला के रिटर्न से यहां पर भारत के साथ जो रिलेशन है ब्राजील का, वो कोई बहुत कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और भी बेहतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तक जैर बोल्सोनारो जो भी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी हार नहीं मानी है, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या किसी प्रकार का पावर स्ट्रगल होगा, नहीं होगा, वो हमें देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, पहले प्रेसिडेंट ऐसे हैं ब्राजील के जो कि दोबारा चुनाव लड़ते हुए हार गए। मतलब कि आप प्रेसिडेंट हो और आप वापस से चुनाव लड़ रहे हो और आप हार गए हो, ये पहले प्रेसिडेंट बन गए। ये पूरा आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ हुआ ब्राजील के अंदर, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले, क्योंकि हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो भारत के अंदर जो लोकसभा है, उसका सबसे पहला सेशन कौन से ईयर में हुआ था? मैं डेट भी आपसे नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ ईयर पूछ रहा हूं, क्या बता सकते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। आज आखिरी डेट है इसके अंदर एनरोलमेंट कराने की। यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, एंड आप इस कोर्स को सिर्फ 19,000 में ले पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।